नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं दीपक मधुकर सोनार जी, जो कि पुणे से हैं। और दर्शकों जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपका बचपन, आपका अर्ली एज, आपने जो इस फील्ड के लिए जिसने आपको प्रेरित किया, उस विषय में भी आप दर्शकों को कुछ अवगत ज़रूर कराइएगा, क्योंकि हर एक कलाकार की एक जर्नी है, वो बिल्कुल अलग होती है। तो आपका एक बार फिर से इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं दीपक मधुकर सोनार। मेरा बर्थ है जो नासिक में हुआ है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नासिक से थे। और मेरा स्कूलिंग पूना में हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे पूना में सर्विस करते थे। तो मेरा प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई स्कूल सब पूना में हुआ है। जब स्कूल में था मैं, तो मुझे ड्राइंग में रुचि थी। तो मैं अलग अलग जो कंपटीशन होती थी उसमें मैं पार्ट लेता था। और उसमें मुझे कुछ अवार्ड्स मिले थे, तो मुझे उसमें रुचि बढ़ गई। बचपन से मैं, मेरी जो नोटबुक होती थी उसके पीछे वाले पन्नों पे चित्र बनाया करता था। तो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे से चित्र बना के लेते थे। तो उसी वजह से जब मैं हाई स्कूल में गया तो मुझे पता चला कि ड्राइंग के कुछ ग्रेड एग्ज़ाम होते हैं, जो मैंने 8 और 9 स्टैंडर्ड में दिए थे। और जिसकी बदौलत मुझे पूना के आर्ट स्कूल में एडमिशन मिला। तो पहले ऐसे कुछ सोचा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनूंगा, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल गया और मैं इस आर्टिस्ट की लाइफ में आ गया। जी, कॉलेज व स्कूल के शुरुआती दिनों के विषय में आप कुछ और विस्तार में बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मैंने जब आर्ट स्कूल ज्वाइन किया तो असल में क्या था कि मैंने 10वीं पास किया था और उसके बाद तुरंत मुझे आर्ट स्कूल में एडमिशन मिल गया था, हमारे यहाँ डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया था। तो वो जो एडमिशन मुझे मिला था वो हमारा आर्ट स्कूल था पाषाण, जो मेरे घर से 22 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ जाना आना एक बहुत लंबा सफ़र रहा है। बस से मैंने कुछ दिन कोशिश की, लेकिन 2 बस चेंज करना, फिर 2-2 किलोमीटर पैदल जाना। तो ये सारी मुसीबत को छोड़ के मैंने सोचा कि मैं साइकिल से क्यों ना जाऊँ। तो मैंने मेरे पिताजी से परमिशन ली कि मैं साइकिल से जाना चाहता हूँ। तो पिताजी ने बोला कि आप जा पाओगे श्योरली? तो मैं बोला हाँ, मैं कोशिश करूँगा। तब मेरी तबीयत बहुत अच्छी नहीं थी, मैं हाइट में भी कम था। तो वो 22 किलोमीटर जाना, 22 किलोमीटर आना, ये साइकिलिंग का मेरा फर्स्ट ईयर 1 साल मैंने पूरा किया। रोज़ 44 किलोमीटर से भी ज़्यादा मेरा साइकिलिंग होता था। तो जब मैंने जॉइन किया तो आर्ट स्कूल में ये था कि सभी बच्चे जो थे वो स्पेशली ड्राइंग सीखने आए थे। और उनमें सबसे मेरा हाथ बहुत कच्चा था, तो मुझे मेरे प्रोफेसर हमेशा बोलते थे कि यार तेरा आगे क्या होगा पता नहीं। तो एक दिमाग में था मेरे, तो मैंने सोचा कि मुझे बहुत स्केचिंग करना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्केचिंग किया है। और मीन्स मैं आपको बताऊं कि हम जब आर्ट स्कूल में पढ़ते थे तो 4 साल हम रोज़ रात को बस स्टैंड पे जाते थे स्केचिंग करने के लिए। तो उसकी वजह से मेरे फिगरेटिव जो ड्राइंग था या पोर्ट्रेट था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जैसे मैंने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया था तो मेरा काम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आगे आगे बढ़ते बढ़ते फिर मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा पोर्ट्रेट्स किए। क्योंकि हमारे आर्ट स्कूल में एकेडमिक ही सिखाया जाता था। आज भी ऐसा ही कंडीशन है कि वहाँ पे अब्स्ट्रक्शन बहुत कम लोग करते हैं, कम कम लोग जानते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी जो ये था, कॉलेज के दिन थे जिसमें हमें फिगरेटिव पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता था। तो इस वजह से मीन्स फिगर्स मेरे लिए बहुत ये था, मीन्स मेरे काम में बहुत प्रोमिनेंट रही है। इसकी और एक वजह ये भी है कि मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स किए हैं। मीन्स मेरे ख्याल से मैंने 300 से ज़्यादा सेल्फ पोर्ट्रेट किए हैं अपने, क्योंकि मॉडल तो रोज़ रोज़ नहीं मिलता था। रोज़ मैं एक पोर्ट्रेट करता था, तो कोई अगर मॉडल नहीं मिलता है तो एक मिरर लगा देता था गैलरी में, एक पोर्ट्रेट करके फिर मैं आगे का काम करने चला जाता था। तो स्केचिंग का आदत ऐसा बना था कि अगर एक दिन भी स्केचिंग ना जाऊँ तो नींद नहीं आती थी। तो ये सारा जो फिगरेटिव का प्रैक्टिस है वो मेरे कॉलेज दिनों में काफ़ी हुआ है। उसका शायद इम्पैक्ट मेरे, जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे जो अर्ली स्टेज के काम थे वो फिगरेटिव थे। तो जब मैं भोपाल में गया तो सब लोग बोलते थे कि यार फिगरेटिव काम करता है, और भोपाल में बहुत ज़्यादा सारे लोग अब्स्ट्रैक्ट काम करने वाले थे। तो कुछ कुछ लोग आके मुझे चिढ़ाते थे कि यार फिगर में कुछ नहीं रखा है, तुम फिगर क्यों कर रहे हो, ये वो।
तो उनका मैंने कोई कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि वो सब लोग मेरे वेल विशर थे, मेरे लिए अच्छा, मेरा अच्छा हो इसलिए कुछ बातें करते थे। तो जैसे भोपाल में मैंने काफ़ी साल काम किया है, तो धीरे धीरे मेरे फिगर्स वैनिश होते गए, और फिगर्स में जो बैकग्राउंड में जो लैंडस्केप था वो उभरता गया, और उसी को आगे करते करते मेरे जो मीन्स 94 95 96 के जो काम है, जिसमें थोड़ा सा फिगर हट गई, और थोड़ा सा जो लैंडस्केप का जो एलिमेंट्स थे वो मेरे काम में प्रोमिनेंटली दिखने लगे। तो ये जर्नी था, ये प्रोसेस था एक लंबा, कि आप काम करते जाओ धीरे धीरे, मीन्स आप जानबूझ के आप किसी चीज़ को अवॉइड मत करो, काम करते करते एक एक चीज़ आपसे नई नई जुड़ती है और नई नई छूट जाती है। तो यही है मेरा जो अर्ली स्टेज का काम था, जो फिगर से मैंने शुरू किया था। आज भी मैं फिगरेटिव देखना पसंद करता हूँ, मीन्स कभी कभी अगर मुझे मन होता है तो मैं फिगरेटिव काम भी करता हूँ आजकल। तो वो मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन एक जर्नी है मेरी, मीन्स जो मैंने शुरू की थी तब से। तो फिगर अभी भी मेरे हाथ में बसा हुआ है, तो मैं कर सकता हूँ अभी भी फिगरेटिव। जी। और जो भी बचपन में सीखी हुई चीज़ें हैं वो कलाकार कभी नहीं भूलता, ये तो हम सभी जानते हैं। और दूसरा, आपके अनुभव को शेयर करने की व कुछ भी ऐसे एक शेयर करने की प्रवृत्ति जो होती है बहुत अच्छा होता है। एक दूसरों को हमेशा हमेशा बांटना ही चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ें ये कि जैसे आपके यो फिगरेटिव के बाद जो ग्रे सीरीज़ आए उसके विषय में आपका क्या कहना है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। मेरा जो ग्रे सीरीज़ का काम है, वो मेरा एक शो था 2004 में, और मैं सोचता था कि मैं कुछ अलग काम करूं, कि मैं फर्स्ट टाइम जहांगीर में डिस्प्ले करने वाला था मेरा काम। और ऐसा सुना था कि आपका फर्स्ट शो का जो इम्पैक्ट है तो वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो ये मैंने मीन्स मैंने कोशिश की कि मैं ग्रे में ही काम करूं। वो ग्रे करने की वजह ऐसे थी कि मैं बहुत ट्रैवलिंग करता हूं, और मुझे ट्रैवलिंग करना अभी भी बहुत पसंद है। तो जो मेरा मीन्स मैं कुछ साल मैंने मुंबई में जॉब किया है, तो 4 साल मैं मुंबई में रहा, 1 साल जेजेस कोलाबाग में रहा। तो मेरा पूना और मुंबई का सफ़र जो है, आना जाना बहुत फ्रिक्वेंटली होता था। तो मुझे हमेशा शाम के वक्त में मीन्स विंडो में बैठ के जो पहाड़ है वो देखना बहुत मज़ा देता था, खुशी देता था। तो उसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर था, मीन्स मेरे माइंड पे था। तो जब हम बम्बई से निकलते थे तो शाम के वक्त में पूना और बम्बई के बीच में जो पहाड़ की रेंज दिखती है, वो देखते देखते मेरे मन में ख़्याल आया कि अभी जो ये है, जैसे सूरज ढल जाता है और बाद में थोड़ा सा एक ग्रे टोन इसमें आ जाता है, नेचर में आ जाता है। तो ग्रे टोन को पकड़ने की कोशिश मैंने की थी, तो इसलिए मैंने वो ग्रे सीरीज़ बनाई थी। जो शो मेरा जहांगीर में हुआ था, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मीन्स अलग अलग तरह पार्ट के, इंडिया के अलग अलग पार्ट के लोग वहाँ आए थे, और वो शो देख के वो बोलते थे कि यार ये तो, कुछ लोग बोलते थे ये तो पूरा लेह लद्दाख जैसे दिख रहा है, कि आप कभी गए हो क्या लेह लद्दाख?" तो मैंने बोला नहीं गया कहीं मैं। कुछ लोग बोलते थे कि पंजाब में हमारे यहाँ सब ऐसा ही है, कुछ लोग बोलते थे संगली कोल्हापुर जो हमारे यहाँ पहाड़ की रेंजेस है, वो सब ऐसे लगता है कि हमारे गांव के पहाड़ अपने पेंट किए हैं। तो वो ग्रे सीरीज़ का ये था कि लोग मीन्स मेरा ये सोचना था कि मैंने ग्रे दिया है, और लोग अपने मन से उसमें कलर अपने अपने मन के भरे। तो इसलिए मैंने वो ग्रे सीरीज़ को पेंट किया था। जी, वाक़ई शुरुआत के जो ग्रे सीरीज़ हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। दीपक जी, जैसे कि शुरू में कहा कि जहांगीर के शो के बाद लोगों ने उसको अलग-अलग नज़रिए से, अलग-अलग स्थान के रूप में, प्रतीकात्मक भाषा में उसको व्यक्त किया। तो क्या आप उसे अमूर्तन मानते हैं या लैंडस्केप मानते हैं? उस विषय में आपका क्या कहना है? वो अब्स्ट्रैक्शन कहा जाएगा, लोग उसको अब्स्ट्रैक्शन कहेंगे, क्योंकि उसमें लगता तो है कि ये लैंडस्केप जैसा है, लेकिन वो उसमें कोई नॉन फॉर्म्स नहीं होते मेरे काम में। मीन्स उसमें ऐसा फील होता है लोगों को, इसमें कहीं ऐसा देखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये मेरे काम की खासियत हो, या इसमें लोगों को मीन्स वो अपने अपनी इमेजिनेशन से उस मेरे काम को अपने करीब ले आते हैं। तो ये हो सकता है कि लोग इसलिए मेरा काम ज़्यादा पसंद करते हैं, मीन्स कोई भी क्लास के लोग हो, मीन्स ऑर्डिनरी आदमी भी मेरा काम पसंद करता है, जैसे कुछ आर्टिस्ट भी मेरा काम पसंद करते हैं काफ़ी सारे। तो ये जो फिगर से एब्स्ट्रैक्शन जाने का है, ये पर्पसली नहीं हुआ है, ये काम करते करते प्रोसेस में हुआ हुआ काम है। जी, ये रंगों का संसार ही ऐसा है जिसे लोग, आम लोग व
ख़ास लोग जो इस कला में फील्ड में रुचि रखते हैं व सामान्य लोग जिनको सिर्फ काम देखना व उनके पीछे की चीज़ों को जानने में और इंटरेस्ट आता है, और ख़ासकर वो विद्यार्थी जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको तो बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी आर्टिस्ट के बारे में सुनना, उनके बारे में जानना, क्योंकि आने वाले समय में यही सारे अनुभव उनको काम आने वाले हैं। तो अंत में हम जानना चाहते हैं कि जो नए कलाकार हैं व नए स्टूडेंट्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जो अभी कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सभी स्टूडेंट्स जो भी आर्ट स्टूडेंट्स हैं उनसे ये कहना है कि बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सबको। जैसे मैं आर्ट स्कूल में पढ़ता था तो हम लोग स्केचिंग बहुत ज़्यादा करते थे और लैंडस्केप्स करते थे, पोर्ट्रेट्स करते थे। तो आप जब भी इस आर्ट लाइफ में आ जाते हो, मीन्स आपको आपने ये लाइफ चुनी है आर्टिस्ट की, तो ये बहुत अच्छी लाइफ है जिसको और अच्छी कैसे बना सकते हैं कि आप जो भी काम करो और उसको इतने लगन से करो कि देखने वाले भी आपकी वाह वाह करें। मेरा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ। जैसे मैंने बहुत ज़्यादा स्केचिंग किया था, लैंडस्केप्स किए थे, पोर्ट्रेट्स किए थे। तो उसका मुझे, जो मैंने स्टूडेंट लाइफ में किया था, उसका मुझे जो फ़ायदा हुआ कि मुझे मेरा पास आउट होते जैसे मैं हो गया, अगले महीने मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी एनिमेशन के लिए। मुंबई में था मैं, डिवीज़न में। तो वहाँ पे हम एनिमेशन करते थे, ब्रेक ड्राइंग्स करते थे, कैरिकेचर्स करते थे, ब्रेक डाउन्स करते थे। तो ये मैं कर पाया क्योंकि मेरा ड्राइंग अच्छा था। और 4 साल मैंने वहाँ पे नौकरी की। उसको रिज़ाइन देने के बाद मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में मुझे मेरे जीने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। तो वहाँ पे डायमंड पब्लिकेशन का जो एक ये था, उनका इलस्ट्रेशंस के कुछ बुक्स थे, उसके लिए मैं काम करता था। तो वहाँ पे मेरा काम अच्छा होने की वजह से मुझे 4 घंटे में जो तनख्वाह मिलती थी, वो बाकी लोगों से 8 घंटे जो काम करते थे उनसे भी ज़्यादा थी। तो ये बेनिफिट होता है, आप जितनी प्रैक्टिस करते हो आगे जाके वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ़ायदेमंद होता है। और जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इतना काम करो कि आपका खुद का एक स्टाइल, आपका खुद का पहचान बन जाए इस फील्ड में। क्योंकि आप, जैसे मैं स्टूडेंट था तो मुझे बहुत सारे आर्टिस्टों का काम अच्छा लगता था। जैसे बर्वे जी का काम अच्छा लगता था, कोलते जी का अच्छा लगता था, गायतुंडी जी का अच्छा लगता था। तो जैसे मैं उनका काम देखता था तो मेरे काम में उनके काम के कुछ अंश आ जाते थे। मुझे ऐसा लगता था कि ये बर्वे जी से प्रेरित हुआ काम है या कोलते जी से प्रेरित हुआ किया हुआ काम है। तो ये मीन्स इसमें कोई खराबी नहीं है कि जब आप सीखते हो तो किसी न किसी आर्टिस्ट का इंप्रेशन आपके काम के ऊपर रहता है। लेकिन उसी को आप कंटिन्यू काम करते रहोगे तो उसमें से वो जो इंप्रेशन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और आपका खुद का एक रास्ता बन जाएगा, आपकी खुद की एक स्टाइल बन जाएगी। और मैं चाहता हूँ, मीन्स मुझे जितने भी आर्ट स्टूडेंट्स मिलते हैं मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि आप पास आउट होने के बाद 2 साल तक सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में काम करो। ब्लैक एंड वाइट में काम करने का फ़ायदा ये है कि आपको टोनल वैल्यूज़ पता चलेगी, जो टोनल डिफरेंसेस है। कई बार क्या होता है कि जितने बहुत सारे आर्टिस्ट है, जो यंग आर्टिस्ट है या जो हॉबी आर्टिस्ट है, वो क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट कलर लेके उसको यूज़ करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उसका टोन डाउन करना चाहिए कलर्स का। डायरेक्ट रेड, डायरेक्ट ब्लू, डायरेक्ट येलो, जो भी ये कलर्स डायरेक्ट ट्यूब से ना यूज़ करो, आप उसको मिक्स करते जाओ और फिर आप अपने काम में उसको यूज़ करते जाओ तो आपकी कुछ अलग एक पहचान बनती जाएगी। तो बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत देखने की ज़रूरत है। आजकल तो बहुत ईजी है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं घर में बैठ के इंटरनेट से। हमारे टाइम में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था, हमें एग्जीबिशंस जाके देखने पड़ते थे फिजिकल, और जो बुक्स देखते थे बुक को ही हम रेफरेंस करते थे। तो आजकल तो ये इस जनरेशन को बहुत ईजी है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं। तो बहुत काम करो और ईमानदारी से काम करो और अपनी एक खुद की स्टाइल डेवलप करो, किसी को फॉलो करो। कोई आर्टिस्ट, कोई मीन्स सब लोग फॉलो करते हैं अलग अलग आर्टिस्ट को, लेकिन उसमें खुद का एक रास्ता होना चाहिए, खुद की एक अलग स्टाइल होनी चाहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपने इतना समय निकाला हमारे इस बातचीत के लिए। और दोस्तों, आज के प्रोग्राम को हम यहीं रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दर्शकों, आप वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट ज़रूर करें। बिल्कुल, कमेंट्स के साथ साथ आप दूसरों से शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप जितने भी आर्ट इन्फॉर्मेशन हैं, आर्ट वीडियोस हैं, आप दूसरों से शेयर करेंगे तो आर्ट के प्रति एक लोगों की जागरूकता बढ़ेगी, जो कि बहुत ज़रूरत है इस फील्ड में। लोगों को, आम लोगों को व ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में रुचि रखते हैं, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्टों से परिचय हो और उनके काम के विषय के पीछे की जो एक स्टोरी है, एक नरेशन है, एक बातचीत है, एक अनुभव है, वो जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।